के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम राज तिलक में। और चूंकि आज दिन भर हम आपको बताते रहेंगे चुनाव के बाद जो ये मतगणना हो रही है उसके ताज़ा अपडेट। इस समय जो स्थितियां हैं वो इस तरह से हैं कि बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, और इस समय बुधनी में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल आगे चल रहे हैं और आपको बता दें कि 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्या ये बढ़त बनी रह सकती है या नहीं बढ़त बनी रह सकती है। और बिल्कुल, और रूबी जो विजयपुर की जहाँ तक बात है वो तो कांग्रेस वहाँ से विजयी हुई थी 2023 के चुनाव में, और यहाँ कांग्रेस पुनः बढ़त पे है ऐसा देखा जा रहा है। तो अब हम रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, क्योंकि जो भी बड़ी चीज़ें हैं उन पर हम अपने मेहमानों से राय लेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं बीजेपी से कर्नल ईशान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ अंबिका शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ आदित्य नारायण उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की हम शुरुआत करें, और चर्चा की शुरुआत इसी आधार पर हम करेंगे कि देखिए बड़ी एक चीज़ विचित्र बात हो रही है। विचित्र बात ये कि बुधनी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो कर्नल ईशान जी, सबसे पहले आप ही से हम ये सवाल लेना चाहेंगे कि आखिर बुधनी में उलटफेर हो रहा है, राजकुमार पटेल आगे चल रहे हैं, क्या लगता है आपको कि आगे कुछ इंतजार करना चाहिए? देखिए, ये काफी शुरुआती रुझान है। 2 घंटा ही हुआ है वोटिंग काउंटिंग शुरू होके, और कुछ क्षेत्रों के मतपत्र खोले गए हैं। तो हमको इंतजार करना चाहिए इसके लिए, और देखना चाहिए। अभी कंसोलिडेट करके हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, बहुत शुरुआती रुझान है। 7,000 की लीड आप बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उलटफेर की कोई गुंजाइश है। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि विजयपुर और बुद्धि दोनों ही स्थानों पर हमने जो विकास कार्य किए हम, और जो डबल इंजन की सरकार लगातार कार्य करती आ रही है मध्य प्रदेश में और देश में, उसको ध्यान में रख के जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी। अभी से किसी नतीजे पे पहुंचना बहुत जल्दीबाजी होगी। जी, अभी से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता और पहुंचना जल्दबाजी होगी। अंबिका शर्मा जी, आपकी क्या राय है? कुछ खुशखबरी तो आपके खेमे में है बुधनी से, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो सबको नमस्कार। जी नमस्कार। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी डींगे मार रहे थे बुधनी और विजयपुर को लेकर। बुधनी में तो आपने देखा होगा कि शिवराज सिंह जी का ये गढ़ है, और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में कोई भी किसी का गढ़ नहीं होता। डेमोक्रेसी में जनता मालिक होती है। सरकार की जो असफलताएं हैं, सरकार की जो कमियां हैं, और सरकार के ऊपर जो कलंक है, नन्ही मुन्नी बेटियों के साथ जो दरिंदगी हुई है, किसानों के साथ जो इन्होंने छल किया है, नौजवानों के साथ छल किया है, गृहिणियों के साथ छल किया है, हर मोर्चे पर ये सरकार जो असफल हुई है उसका परिणाम वहां पर देखने को मिल रहा है। बुधनी की जनता तो शिवराज सिंह जी से पूछ रही थी कि भैया, बहनें पूछ रही थी कि भैया भांजियों को सुरक्षित ये सरकार रख पाएगी कि नहीं रख पाएगी। जी, रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर आ रही है। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव का चौथा राउंड खत्म हो गया है। बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत को 5,260 वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा 4,202 वोट पर वो यहाँ पर है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा जो है वो 4,200 वोट उनको यहाँ से मिले हैं। वहीं बात करें बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत यहाँ पर आगे चल रहे हैं। एक यहाँ भी उलटफेर देखने को मिलता है।
रामनिवास रावत कांग्रेस से थे, बीजेपी में गए और फिर अब बीजेपी से बढ़त बनाए हुए हैं। तो हम अपने तो बताइए 1058 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। अंबिका शर्मा जी, यहाँ तो मामला गड़बड़ हो रहा है। देखिए, मैं बहुत पहले से ही कहता चला आ रहा हूँ डिबेट में कि इन दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से हारने वाली है। यहाँ पर पूरी मंत्रिपरिषद यहाँ खड़ी हुई थी। दोनों उपचुनाव में प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा था। पूरी तरह से प्रशासन राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू बना हुआ था। और जिस प्रकार से हिंसा वहाँ पर की, सुनियोजित हिंसा की, लोगों को डराया धमकाया, इसके बावजूद भी वहाँ की जनता ने अपनी मर्जी से मत दिया। और आप देख लेना, ये शुरुआती रुझान है, 1000 वोट कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। वहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी भी जीतेगा और यहाँ से तो बुधनी से तो लगभग क्लियर हो चुका है कि 7000 वोट से हम आगे चल रहे हैं। दोनों जगह यहाँ हमारी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का मिथक दूर होगा। जिनका जो सत्ता का अहंकार सर पर चढ़कर बोल रहा था, जनता इस अहंकार को कभी बर्दाश्त नहीं करती है और इनको अब आसमान के तारे देखने को मिलेंगे। इससे प्रदेश का मिजाज भी सामने आ जाएगा कि प्रदेश का मिजाज सरकार के प्रति कैसा है। चलिए ठीक है, आएंगे हम आपके पास। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, जहां बुधनी बीजेपी को जीत की आशा थी, 7000 वोटों से राजकुमार पटेल जी आगे चल रहे हैं और विजयपुर में कांग्रेस जो है बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस पीछे चल रही है। ये दोनों उलट दिख रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या कहा जाए इसे? ये दरअसल क्या है कि निश्चित तौर पर ये शुरुआती रुझान है और इनमें अभी परिवर्तन हो सकते हैं, होना संभव है। लेकिन कुल मिला के ये है कि राजनीति में क्या, समाज में हर जगह जो है परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है और परिवर्तन होता ही रहता है। लंबे समय तक यदि कोई पार्टी सत्ता में रहती है तो कभी ना कभी उसके विरुद्ध जो है निश्चित तौर पर असंतोष पैदा हो जाता है। और इसमें एक बात गौर करने की है कि किसी खेत में यदि लगातार फसल लेने के लिए रासायनिक खाद का इस्तेमाल बराबर करते लंबे समय तक करते जाया जाए तो ये जो राजनीति की फसल लेने के लिए समाज को बांटने का रासायनिक खाद का इस्तेमाल, भ्रष्टाचार का रासायनिक खाद और अन्य अनेक तरह के रासायनिक खाद सभी पार्टियां लगातार देती चली जा रही है। और स्वार्थ सिर्फ ये है कि फसल ज्यादा गुना पकना चाहिए। तो फसल को पकने के लिए यदि लगातार रासायनिक खाद जो है इस्तेमाल किया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है एक दिन जमीन खराब हो जाएगी और खराब जमीन जो है देश के लिए खतरा है। तो हमको इस चीज का समस्त राजनीतिक पार्टियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। केवल किसी विशेष दल की बात में नहीं करता, लेकिन सभी दलों ने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का रासायनिक खाद इस्तेमाल किया, कहीं समाज को बांटने का किया, कहीं किसी और तरीके से किया, कहीं किसी दलों को ही तोड़ा फोड़ी करने का काम कर दिया। तो इस तरीके का लगातार जो है राष्ट्र के लिए, जनता के लिए, उनके विकास के लिए क्या कर रहे हैं, इस बात पे गंभीरता से विचार होना बहुत जरूरी है। और तब निश्चित तौर पर परिणाम पहले से ही पता होते हैं। यदि कोई काम करता है तो उसके परिणाम पता होते हैं पहले से। परिणाम चौंकाने वाले होना जो है लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। परिणाम क्यों चौंकाना चाहिए? यदि किसी ने काम किया है तो जनता में उसके प्रति जो है निश्चित तौर पे एक आदर भाव, उसका सपोर्टिव भाव जनता में रहना चाहिए। वो वैसे ही रिजल्ट आना चाहिए। यदि कोई रिजल्ट चौंकाता है तो निश्चित तौर पर हमारे काम में कहीं कमी रह गई। जी बिल्कुल, अगर जो कुछ चौंकाता है, कुछ नतीजे जो चौंकाते हैं तो काम में कुछ कमी रह गई। कर्नल ईशान साहब, काम में कुछ कमी रह गई, लेकिन विजयपुर में काम कर गई, बुधनी में कमी रह गई। क्या कमी रह गई?
अगर तो मान लीजिए यही बढ़त आगे भी बनी रहे कांग्रेस की, तो क्या कमी आप खोज पाएंगे? देखिए, अभी मैं जैसे पहले कह रहा था, फिर से वही दोहराऊंगा, बहुत जल्दी हम नतीजों पे क्यों पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? कमी रह गई या नहीं रह गई ये बाद में पता करेंगे, इससे एनालिसिस बाद में होगा। अभी तो बहुत शुरुआती रुझान, जैसे अंबिका भी कह रहे थे विजयपुर के लिए शुरुआती रुझान है, लेकिन बुधनी के लिए उन्होंने नहीं कहा कि शुरुआती रुझान है। दोनों, मैं तो दोनों जगह के लिए कह रहा हूँ कि बहुत शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार करिए, होल्ड ऑन हॉर्सेस, थोड़ा सा इंतजार करिए। हमें पूर्ण विश्वास है, मैं अपना आत्मविश्वास बताता हूँ कि जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, हमारे कार्यों को देखकर, मोदी जी की कार्य कुशलता को देखकर, डॉक्टर मोहन यादव की कार्य कुशलता को देखकर, और हमारे मजबूत उम्मीदवार प्लस मजबूत संगठन की ताकत को देखकर जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी। क्योंकि अभी से किसी नतीजे पे पहुंचकर प्रयासों के आधार पर हम उसके ऊपर नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश ना करें, वही अच्छा रहेगा। नहीं, नैरेटिव बिल्डअप ना करें, अच्छी बात है। रुझानों का इंतजार तो है ही है, लेकिन जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उनसे उत्सुकताएं भी बढ़ रही हैं। अगर कहीं कुछ बढ़त है, 1000 वोटों का ही बढ़त है, तो भी ये मायने रखता है। तो और कहीं अगर जो 7000 की बढ़त है तो भी मायने रखता है। तो शुरुआती रुझान मान करके आप दोनों जगह की बातें खारिज कर रहे हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ, जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि शुरुआती रुझान उत्सुकता बढ़ा रही है। ये लोकतंत्र की यही खूबी है। और जनता को जो पार्टियां बेवकूफ समझती हैं, जैसे कांग्रेस ने हरदम बेवकूफ समझा और उनको जनता को इस्तेमाल किया, वो अपना निर्णय देगी। अभी पता चल जाएगा कुछ देर में, जब तक परिणाम नहीं आता है किस तरह से हम किसी चीज पर नतीजे पहुंच सकते हैं। मेरा ये कहना है जी। अंबिका शर्मा जी, खारिज नहीं कर रहा जी। अंबिका शर्मा जी बिल्कुल अपने दोनों जो सीटें हैं, एक पर जहां बढ़त बनाए हुए हैं बीजेपी और एक पर जहां पीछे हैं बीजेपी, दोनों के लिए जो है कर्नल ईशान साहब ये कह रहे हैं कि भाई अभी ये शुरुआती रुझान है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। यानी कि बीजेपी बीजेपुर में पीछे भी हो सकती है और ज़्यादा आगे हो सकती है, और बुधनी में कांग्रेस पीछे हो सकती है या और ज़्यादा आगे हो सकती है। कुछ भी स्थितियां हो सकती हैं। अभी थोड़ा सा इंतज़ार करने की बात कर रहे हैं कि आगे देखिए आगे आगे क्या होता है जी। अंबिका शर्मा जी, आगे क्या जी। कर्नल साहब बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं और मैं बड़ी विनम्रता के साथ उनसे कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि रामनिवास रावत जी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मनमाफिक जिला निर्वाचन अधिकारी वहां पर भेजा, जो हमेशा विवादास्पद रहे। सरकार माने कांग्रेस पार्टी जिनका लगातार विरोध करती रही। एक बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस के सिंबल पर रामनिवास रावत चुनाव लड़े थे और केवल 1000 वोट का मार्जिन लेकर अभी चल रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन तो खिसक रही है। दूसरा, बुधनी का जहां तक प्रश्न है, माननीय शिवराज सिंह जी का अजय गढ़ माना जाता था और वहां से हम 7000 वोट की लीड ले रहे हैं और इतनी बड़ी लीड लेकर हम चल रहे हैं। इससे भी साफ जाहिर है कि जनता इस प्रदेश सरकार के बारे में क्या सोच रही है। जनता ने तो संकेत दे दिया है। परिणाम के लिए हम और आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। 4 बजे तक परिणाम आ जाएंगे और आप पाएंगे दोनों सीटों से हमारी कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से विजयी होगी। हम पूरी तरह आशान्वित हैं। पूरा विश्वास हमारे मन में है कि जनता का आशीर्वाद हमको मिलने वाला है। चलिए, कर्नल ईशान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आदित्य नारायण उपाध्याय जी। मैं जरूर आपसे चाहूंगा कि न्यूज रूम की तरफ से जो भी आपके संवाददाता लोग हैं उनसे मेरा पता कर दें, क्योंकि मेरे पास तो खबर आ रही है कि बुधनी में राजकुमार भार्गव साहब आगे हो गए, रमाकांत भार्गव जी,
रमाकांत भार्गव जी आगे चल रहे हैं जी। तो ये आगे पीछे चलता रहेगा, इसीलिए मैं कयास लगाने को मना कर रहा हूँ। आप एक बार पता कर लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल दिखाना शुरू जी कर चुके हैं। बिल्कुल, आपके पास आ जाती होगी खबर, जैसे ही हमारे पास आएगी हम जरूर ये कहेंगे कि रमाकांत भार्गव जी अगर जो आगे हो जाते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बुधनी आपका गढ़ है, लेकिन राजकुमार पटेल जी अगर आगे जाते हैं तो बड़ी बात हो जाती है। हम पता करेंगे, हाँ बिल्कुल पता करेंगे, आगे पीछे होता रहेगा ये। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, वही कह रहा हूँ। जी जी, आदित्य नारायण उपाध्याय जी करीब करीब 5,500 वोट पे आगे हो गए भार्गव साहब। चलिए हम जरूर ये अपने न्यूज रूम में जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो हमारे ये हैं, कि हम निवेदन करेंगे कि बुधनी की ताजा अपडेट जरूर दें, बुधनी की ताजा अपडेट जरूर दें, क्योंकि वहां रमाकांत भार्गव जी ये पता चल रहा है कि 5,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। खैर ठीक है, अगर 5,000 वोटों से आगे चल रहे होंगे और जैसे ही घोषित होगा, हालांकि आपके अंदरूनी सूत्रों से आपको पता चल गया होगा, लेकिन जब तक हमें निर्वाचन आयोग ये चीजें नहीं बताएगा तब तक हम नहीं कह सकते, इसे घोषित नहीं कर सकते, और जैसे ही अपडेट आएंगे हम आपको देंगे। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, क्या लगता है आपको कि वास्तव में ये सभी अपने अपने किले बचाए रहेंगे? एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां दूसरे राउंड की काउंटिंग जारी है। सिमरिया से जेएमएम के मनोज चंद्रा आगे चल रहे हैं, निरसा से भाजपा की अपर्णा सेनगुप्ता आगे दिखाई दे रही है। तो देखिए झारखंड के रुझान भी सामने आ गए हैं। बड़ी खबर से आपको अपडेट बता रहे हैं। बता दें कि मालेक अरुण चटर्जी पीछे चल रहे हैं, मांडू से कांग्रेस के जयप्रकाश पटेल आगे चल रहे हैं, रामगढ़ से एजेएसयू की सुनीता चौधरी आगे चल रहे हैं। तो महगामा में बीजेपी के अशोक कुमार आगे हैं, गोड्डा से राजद के संजय यादव आगे हैं, वहीं कोडेयाहाटा से कांग्रेस के प्रदीप यादव आगे चल रहे हैं। बात करें धनबाद की तो यहां से भाजपा के राज सिन्हा आगे हैं, बगोदर में भाकपा माले की विनोद सिंह आगे हैं, गोमिया में जेएलकेएम की आगे यहां चल रही है। देखिए झारखंड में दूसरे राउंड की काउंटिंग जो है वो जारी है। बात सिमरिया की करें तो यहाँ जेएमएम के मनोज चंद्रा आगे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ गई है, और खबर कानपुर से है, जहां 6 राउंड की गिनती लगातार जारी है। सपा 14,000 वोटों से आगे चल रही है। तो सीसामऊ में नसीम सोलंकी यहां पर आगे चल रही है, मतलब सपा की साइकिल यहां पर दौड़ रही है। 14,847 वोटों से नसीम सोलंकी यहां पर आगे चल रही है। भाजपा के सुरेंद्र अवस्थी को 12,595 ही वोट मिले हैं। बता दें कि नसीम सोलंकी यानी कि सपा की साइकिल यहां पर रेस में दिखाई दे रही है। बसपा के वीरेंद्र शुक्ला को 536 वोट मिले हैं। 6 राउंड में अब तक 40,000 वोटों की गिनती यहां पर हो चुकी है। हाँ, तो ये चीज देखने में मिल रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यहाँ पर जो है सपा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। ये नाराज सपा बराबर रेस में बनी हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं, और विजयपुर से आपको बता रहे हैं। बता दें विजयपुर विधानसभा का 6ठा राउंड खत्म हो गया है। 5,642 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी 5,642 वोटों से यहां पर पीछे हैं। तो विजयपुर विधानसभा का 6ठा राउंड खत्म हो गया है। बता दें कि यहां पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही हैं। वहां वही कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो 5,642 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी यहां पर पीछे चल रहे हैं। चलिए बुधनी से बड़ी खबर बता रहे हैं। बुधनी दूसरे राउंड में कांग्रेस की लीड घटी है। राजकुमार पटेल को 2100 वोट की बढ़त मिली है। दोपहर 1 बजे तक रिजल्ट आने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। देखिए रुझान आ रहे हैं, उलटफेर जो है वो लगातार जारी है। दूसरे राउंड में कांग्रेस की लीड जो है वो अब घट गई है। जो पहले बढ़त बता रही थी, अब वो थोड़ा सा लीड यहाँ पर घटती दिखाई दे रही है। राजकुमार पटेल को 2100 वोट मिले। तो राजकुमार पटेल को 2100 वोट की बढ़त मिली है, यहाँ पर बढ़त मिली है जी। 1 बजे तक रिजल्ट आने की उम्मीद है यहाँ पर बुधनी में। अब अपने मेहमानों की तरफ रुख करें, मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। बिल्कुल आपके पास सटीक
जानकारी आई थी कर्नल ईशान साहब, लेकिन 2100 वोटों से रमाकांत भार्गव जी आगे जा रहे हैं। और जो दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे राउंड की जो काउंटिंग थी ये खत्म हो चुकी है। और क्या कहेंगे अब अंबिका शर्मा जी यहाँ? 2100 वोटों से आगे नहीं जा रहे हैं, शायद 2100 वोटों से हमारा प्रत्याशी आगे है। आप जरा क्लियर कर लीजिए। हम क्लियर कर चुके हैं, आप एक बार और क्लियर कीजिए। यहाँ पे उलटफेर हो गया है और 7000 वोटों से आगे थे और 2100 वोटों। चलिए ठीक है, ये तो घटता बढ़ता रहता है, हो सकता है कि अभी तीसरे राउंड में आप आगे निकल जाएं। अभी शुरुआती रुझान है, हम पूरी तरह से आशान्वित हैं। हमें जनता जनार्दन पर पूरा भरोसा है। निश्चित रूप से हमारे पक्ष में परिणाम आएंगे, जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। हम पूरी तरह आशान्वित हैं। चलिए ठीक है। हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जी जान से मेहनत की है, उसका प्रतिफल हम लोगों को मिलेगा। बिल्कुल। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। देखिए, अगर जो शुरुआती रुझान में राजकुमार पटेल जी आगे थे, तो जिस क्षेत्र से आगे होंगे वहां पर एक तरह से देखा जा सकता है कि वहां पर कांग्रेस ने कुछ किया है, यानी कि वहां पर बीजेपी से नाराजगी है। उस क्षेत्र से आगे है जहां जिस क्षेत्र की ईवीएम खुली होगी वहां तो नाराजगी है। हालांकि बढ़त होती है, बढ़त हो भी गई, तो एक तरह से तो माना जा सकता है ना कि हाँ, इस क्षेत्र में जहां से वो 7000 वोटों से आगे थे, इस तरह से खबरें आ रही थी, तो वहां तो नाराजगी होगी। और धीरे धीरे अगर उस नाराजगी को बीजेपी को देखना चाहिए कि हाँ, कि ये नाराजगी, इस क्षेत्र में हमारे वोट कम क्यों हुए, राजकुमार पटेल जी आगे क्यों बढ़े, ये चीज देखना चाहिए। और यही चीज जो है कांग्रेस को भी देखना चाहिए कि आखिर हम यहाँ से आगे हुए हैं तो क्या हमने किया, और जहां से पीछे हो रहे हैं वहां हमको क्या करना चाहिए। क्या लगता है आपको, ये जो उतार चढ़ाव भरे ये आते हैं, परिणाम आते हैं, तो इससे क्या ये सबक नहीं लेना चाहिए पार्टियों को? देखिए, ये चुनाव जो है सबसे ज्यादा राजकुमार पटेल जी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है। दरअसल क्या है, ये इसके पहले राजकुमार पटेल जी जब विदिशा से लोकसभा का पर्चा भरने गए थे तो वो पर्चा निरस्त हो गया था, और उसके बाद जो है निश्चित तौर पर राजकुमार पटेल जी पर तरह तरह के आरोप लगते रहे। और उसके बाद राजकुमार पटेल जी को ये जो मौका मिला है, ये संभवतः जो है उनके जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट है। या तो वो राजनीति में एक नए सितारे की तौर पर उभर के आएंगे, या वो राजनीति से सदा सदा के लिए विदा होने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो निश्चित तौर पर राजकुमार पटेल जी ने पूरे दमखम से चुनाव लड़ा है। और दूसरी ओर जो है रमाकांत भार्गव जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी थी जिसका नेटवर्क गांव-गांव तक है, जबकि कांग्रेस का नेटवर्क धीरे धीरे गांव से धीरे धीरे समाप्त प्राय हो गया। पिछले लंबे समय तक शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री रहने से और यहाँ से जो है विधायक रहने की वजह से निश्चित तौर पर यहाँ पर गांव-गांव में रेत माफिया, लकड़ी माफिया और शराब माफिया के तौर पर जो है बड़े बड़े छत्रप पैदा हो गए पूरे क्षेत्र में। मैंने इस क्षेत्र का दौरा किया है और वो पूरे गांव में और पूरे क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं। पार्टी का नेटवर्क और पार्टी अलग बात है, लेकिन ये जो पैरेलल सत्ता जो है वहां पैदा हो गई है, ये सत्ता जो है निश्चित तौर पर अपना प्रभाव दो तरह से कर सकती है। एक तो ये कि जैसे पर्ची वाले मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उसके बाद यदि इन लोगों को लगातार लाभ नहीं मिलता, जिस तरीके का ये जो है अवैध काम करके पैसा कमाते रहे हैं, तो ये लोग शायद पार्टी के खिलाफ काम कर सकते थे। लेकिन यदि इनको लगातार लाभ मिलता रहा, जैसा कि कहा जाता है कि जो है नर्मदा के दोनों किनारों पर शराब जो है, इसको सरकार ने एक बार निर्णय लिया था कि 5 किलोमीटर के दायरे में शराब प्रतिबंधित रहेगी। लेकिन शराब की वहां नदियां बहती हैं, सभी को पता है।
और लगातार पकड़े जा रहे हैं। रोज की रोज जो है आबकारी विभाग जो है शराब माफिया को वहां पे छापा देता है और पकड़े जाते हैं, लेकिन बड़े माफिया कभी नहीं पकड़े जाते। छोटे मोटे बेचारे जो कि डिलीवरी का काम करते हैं वो लोग पकड़े जाते हैं। इसी तरीके से रेत वाला जो मामला है वो यहाँ जो एंड पॉइंट पर रेत आती है और जो बड़े बड़े मालिक बैठे हुए हैं वो कभी नहीं पकड़े जाते हैं। वो पकड़े भी जाते हैं तो उनके ट्रक जो है एक दिन खड़े रह करके अगले दिन छूट जाते हैं। तो लगातार जो है जो पैसा पानी से पैसा बनाना, लकड़ी से पैसा बनाना, इस तरीके का काम जो है लगातार होता रहा है। और हर गांव में ऐसी गाड़ियां खड़ी हैं जो शहरों में भी नहीं है। तो वो अपने हित लाभ के लिए जो है जी जान लगाने वाले हैं। और इधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही सब कुछ है, तो वो कार्यकर्ता जो है वो निश्चित तौर पर जी तोड़ काम करता है। तो दोनों तरीके से बात है कि क्या रिजल्ट आते हैं ये अलग बात है, लेकिन उसके कारण क्या रहते हैं इसका आकलन हमेशा करना पड़ेगा। और ये आकलन जो है ये सच्चाई सामने लाएगा। रिजल्ट की बात मैं नहीं करता, अभी जो है रिजल्ट जो है अधर्म है, लेकिन चूंकि आज अवसर है तो इस अवसर पर सभी बातों का, सभी पहलुओं का जिक्र करना जो है वो एक पत्रकार के नाते मेरा धर्म बनता है। लेकिन अगर जो ये चीज ये है कि अगर जनता इतनी ही त्रस्त होती और ये सब दिक्कतें होती तो क्या बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर इस तरह से बढ़त बना लेते, तुरंत विजय आती? ये भी एक चीज देखने वाली बात है। अगर जनता परेशान होती, जनता त्रस्त होना नहीं है, त्रस्त होना नहीं होना अलग बात है। उसमें एक तरह का फील गुड है। वो फील गुड जो है चाहे लाडली बहनाओं से हो, चाहे हर गांव में जो है आने वाले जो है लगातार अपार संपत्ति, अपार धन की जो बारिश हो रही है, निश्चित तौर पे यदि एक बड़ा व्यक्ति जो है कोई ऐसा कारोबार करेगा तो निश्चित तौर पर वहां के मजदूरों को भी काम मिलेगा और पैसा ऊपर से नीचे तक बहता है। तो पैसा यदि वहां बह रहा है और बहा है तो निश्चित तौर पर जो है जनता में आक्रोश जैसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि यदि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के तौर पर इस बार जो है जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे तो लोगों ने एक मुख्यमंत्री चुना था, लेकिन अब उनको जो है पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश में बैठा दिया गया और जो है उनको जो है केंद्र में भेज दिया गया। तो उसके कारण यदि कोई स्थानीय यदि विरोध होता तो वो निश्चित तौर पर सार्वजनिक हो जाता, सामने आता, पर ऐसा कुछ खास तौर पर दिखाई दिया नहीं। लेकिन ये जरूर है कि राजकुमार पटेल जी की मेहनत अपने आप में, उनकी छवि, उनकी व्यवहारिकता, उसका जो है प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ेगा। चलिए, उसका प्रभाव पड़ेगा और पहले राउंड में कुछ प्रभाव देखने को मिला, लेकिन बाद में रमाकांत भार्गव जी आगे गए और शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं सामने आई हैं। कर्नल ईशान साहब, हम आपके पास आना चाहते हैं। बात अगर जो विजयपुर की कर लें तो विजयपुर में जो 2018 में बीजेपी रही है, 2013 में कांग्रेस रही है, रामनिवास रावत रहे हैं। रामनिवास रावत 18 में हार गए थे और 2023 में रामनिवास रावत कांग्रेस से जीते थे। अब वो बीजेपी में हैं, वन मंत्री हैं। तो क्या ये जो बढ़त है ये मंत्री पद पर है इसलिए है, या फिर उनका जो अपना जनाधार है वो है, साथ ही बीजेपी का जो जनाधार है वो जुड़ करके फिर ये बढ़त पे आ गए हैं? तो इस तरह से तो बड़ी बढ़त होनी चाहिए। रामनिवास रावत जी एक सर्वमान्य नेता है और साथ में जो हमारा संगठन, हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता है और जो कार्य वहां पे उस क्षेत्र में हमारी सरकार ने किया है उसका नतीजा है। जो बढ़त आपको दिख रही है, करीब 8,500 वोट से विजयपुर में रामनिवास रावत जी आगे चल रहे हैं, ये मेरे पास खबर है। तो ये बढ़त लगातार रहेगी। इसमें अब जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, जितनी बढ़त अभी दिखाई दे रही है और करीब 7 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है वहां पे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उलटफेर होने की कोई संभावना है। जहाँ पे बुधनी में
राउंड कम हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी बहुत जल्दी है। लेकिन विजयपुर में ये कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ रहा है मामला, और ये कहीं से भी ऐसा नहीं है कि उनका विरोध था या कांग्रेस जिस तरह से दुष्प्रचार कर रही थी उसको जनता ने पूर्ण रूप से नकार दिया। जी, जनता ने पूर्ण रूप से नकार दिया है, कहना है आपका। अंबिका शर्मा जी, बढ़त लगातार विजयपुर में बढ़ती जा रही है। विजयपुर में विजय बीजेपी की होती दिख रही है, कांग्रेस वहां पर पीछे होती दिख रही है। आखिर का क्या कारण है? सीट आपकी थी जी। एक बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से आ रही है, जहां चौथे राउंड की मतगणना खत्म हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा को 8,738 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी को 14,300 कुछ वोट मिले हैं। 14,374 वोट मिले हैं। तो बीजेपी को 5,636 वोटों की यहाँ पर बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। रायपुर से आपको बताइए खबर। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सीतामऊ विधानसभा सीट का 8वां राउंड है। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी को 41,168 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी 12,000 कुछ वोट उनको यहाँ पर प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 41,000 और 12,000 में अंतर काफी अंतर होता है, और हमें लग रहा है कि अब ये बढ़त बढ़ती जा रही है और सीतामऊ में पुनः एक बार सपा अपनी सीट बचाने में कामयाब होती दिखाई दे रही है। और विजयपुर विधानसभा उपचुनाव का 7वां राउंड खत्म हो गया है। यहाँ पर मुकेश मल्होत्रा 3,997 हो गए, और यहाँ पर 7वां राउंड। देखिए, विजयपुर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 7वां राउंड खत्म हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा को 3,997 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत को 6,942 वोट यहाँ पर मिले हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी 2,945 वोटों से यहाँ पर आगे चल रहा है। कुल 8,187 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं। 7वें राउंड में कितने प्रतिशत रूबी आप बता रहे हैं? 7वें राउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की अगर यहाँ पर बात करें तो 6,942 वोट बीजेपी के प्रत्याशी रामनिवास रावत की यहाँ पर बात हो रही है। 6,942 वोट यहाँ पर इनको मिले हैं। कितने वोटों से आगे हैं? 2,945 वोटों से बीजेपी यहाँ पर आगे चल रही है, 2,945 और कुल 8,187 वोटों से यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर कर्नल ईशान साहब के पास तो बड़ी जल्दी से आ जा रहे हैं, लेकिन कुछ आंकड़े जो हैं वो ज्यादा आपके पास आ रहे हैं। हमारे पास जो आंकड़े हैं बढ़त के आपके कम आ रहे हैं। 2,945 वोटों से 7वें राउंड के बाद कर्नल ईशान साहब जी, वो खाली इस राउंड का मैं टोटल 8.5 के करीब बता रहा था। जी, ये 7वें राउंड में जो है 2,000 के बाद टोटल 8,500 से आगे है जी। तो ये लगातार बढ़त पे हैं। प्रश्न हमारा वही है, अंबिका शर्मा जी जवाब दीजिए। देखिए, हमको न केवल भारतीय जनता पार्टी से लड़ना पड़ता है, बल्कि प्रशासन लड़ना पड़ता है, माफियाओं से लड़ना पड़ता है, अपराधियों से लड़ना पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को बाजार बना दिया। भारतीय जनता पार्टी राजनीति का मिजाज ऐसा कर दिया है कि अब यह राजनीति कैश, क्राइम और कास्ट पर निर्भर हो गई है। इनके पास अपार धन संपदा है। ये पैसा भी बांटते हैं चुनाव में, प्रभाव माना प्रेशर भी डालते हैं, हिंसा भी करते हैं, प्रशासन का भयंकरतम दुरुपयोग करते हैं, और इन प्रकार कैसे भी चुनाव को अपने पक्ष में करते हैं। जितने अप्रासंगिक तरीके होते हैं, अवांछनीय तरीके होते हैं, उन सबका प्रयोग करने में ये गुरेज नहीं करते। यह एक विडंबना है। और उपचुनाव में पूरा मिजाज जनता का, मैं तो खुद गया हूं विजयपुर, वहां पर पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में रहा, दिखाई दिया, लोगों में उत्साह था, और
बिल्कुल लग रहा था कि हम चुनाव जीत रहे हैं और अभी चुनावी रुझान प्रारंभिक अवस्था में है। आप देखिएगा अंत तक जाते जाते कांग्रेस पार्टी ही चुनाव जीतेगी। अंत तक जाते जाते कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। कर्नल ईशान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आदित्य नारायण उपाध्याय जी आपके पास आएंगे। जी देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि अंबिका जी एक चीज पे आरोप लगाना भूल गए। ईवीएम की बात शुरू नहीं की अभी तक। ये रुदाली गैंग एक्टिवेट हो गया, पिछले कई दिनों से एक्टिव था, आज पूर्ण मुखर रूप से शुरू हो गया। आपको जनता के ऊपर विश्वास नहीं है, अपने कार्यों पर विश्वास नहीं है, आपको किससे लड़ना पड़ता है? आपको अपनी अंदरूनी अंतर कलह से लड़ना पड़ रहा है। 2 दिन कार्य समिति हुई थी, क्या किया आप लोगों ने? ज्यादातर नेता नदारद। तो आप अंतर कलह से निकलिए पहले, फिर जाके कहीं और जनता के मुद्दे उठाइएगा और किसी और से लड़िएगा। इसके बिना कुछ नहीं। और अभी टाइम है, थोड़ा वेट करिए, पूरा रिजल्ट आने के बाद एक साथ रुदाली गैंग एक्टिवेट हो कि ज्यादा सही रहेगा। अभी से मत होइए, मत परेशान होइए इतना। जी अंबिका शर्मा जी कुछ जवाब देना चाहिए। शुरू से आप वांछनीय तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। रामनिवास रावत जी ने इस्तीफा भी नहीं दिया था विधानसभा से और आपने उनको मंत्री बना दिया था। ये कौन सी नैतिकता है? आप शुरू से ही जो राजनीतिक स्वच्छता होती है, जनतांत्रिक स्वच्छता होती है, उसको दरकिनार करके और आप चुनाव आयोग को ठेंगा दिखा के केवल और केवल एक अनावश्यक प्रभाव में लेकर आप चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में शुरू से करते चले आ रहे हैं। आपने जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति भी अपनी मनमर्जी से की है और वो विवादास्पद रहे हैं, बहुत जबरदस्त रूप से विवादास्पद रहे हैं। उनको भी नहीं हटाया गया है। उनके एक मातहत को, रामनिवास रावत जी के मातहत को वहां पर कलेक्टर बना दिया। बहुत गड़बड़ियां वहां पर हुई हैं। आपने जगह जगह हिंसा फैलाई है, सब कुछ किया है। इसके बावजूद भी जनता में बहुत जबरदस्त उत्साह था। कांग्रेस को आशीर्वाद देने के मूड में जनता हमेशा रही है, तो कांग्रेस का गढ़ रहा है और ये कलंकित है। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है बुधनी से, जहां कांग्रेस की बढ़त का अंतर घट गया है। भाजपा 1008 वोटों से यहां पर पीछे दिखाई दे रही है। पहले राउंड में 6000 वोट से बीजेपी पिछड़ी थी। देखिए बुधनी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस की बढ़त का अंतर जो है वो घट गया है। भाजपा 1008 वोटों से यहां पर पीछे दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस की बढ़त का अंतर घटा है। भाजपा 1008 वोटों से पीछे है। पहले राउंड में 6000 वोटों से पिछड़ी थी बीजेपी, 1008। चलिए अंतर घटा है जी। बीजेपी पीछे हो गई बुधनी से। कर्नल ईशान साहब क्या कहेंगे जल्दी से? मैं वही तो कह रहा था, अभी पीछे चल रही है, मैं मानता हूँ, सामने आप दिखा रहे हैं प्रत्यक्ष। लेकिन कितने राउंड की काउंटिंग हुई है इस पे डिपेंड करता है। चलिए ठीक है। मुश्किल से 2 या 3 राउंड की काउंटिंग हुई है बुधनी में। विजयपुर में 7 राउंड की हो चुकी है। चलिए अंबिका शर्मा जी क्या कहेंगे इस बढ़त पर? यहाँ सब चीज ठीक है। आपसे निवेदन कर रहा था कि बुधनी में तो स्पष्ट है, बुधनी में हम जीत रहे हैं और वहाँ भी विजयपुर में भी हम जीत कर ही आएंगे। नहीं तो अगर जो गड़बड़ी बीजेपी कर देगी, नहीं बीजेपी अगर जो गड़बड़ी कर रही होगी तो कैसे जीतेंगे? जैसा कि अभी आप कह रहे थे चारों तरफ से निराश हो गए थे। नहीं, बीजेपी गड़बड़ियां करने में बहुत माहिर है, लेकिन मतगणना स्थल पर हमारे कांग्रेस के जो भी एजेंट हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, बड़े चौकस हैं, बड़े सजग हैं। एक गड़बड़ी वहां पर होने नहीं देंगे हम लोग। जी बिल्कुल। यानी कि अब तक सब सही था और जहां काउंटिंग हो रही है वहां गड़बड़ी की उम्मीद थी, वहां सजग हैं आप। इसका मतलब अगर हार जीत होता है तो सही होगा, ये मानते हैं आप। कर्नल ईशान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, उसके बाद आदित्य नारायण उपाध्याय जी से। जी देखिए 60 वर्षों से तक जिसने गड़बड़ियां ही की है पूरे देश में, उसको हर जगह गड़बड़ी ही नजर आती है। जी
संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं, न्यायिक प्रणाली पे विश्वास नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं, किसी पे विश्वास नहीं है इनको खाली विश्वास है तो इटली की सरकार और इटली के परिवार पर। आदित्य नारायण उपाध्याय जी क्या कहेंगे इस गड़बड़ियों पे जल्दी से, क्योंकि अभी ब्रेक का समय हो चुका है जी। देखिए, गड़बड़ी तो सबसे होती है, लेकिन जो चुनाव की प्रक्रिया में जो जीत जाए वो सही जो है स्थापित हो जाता है। तो दरअसल क्या है कि विजयपुर में हुआ ये है कि शहरिया आदिवासी वर्सेस आल हो गया है, जिसकी की कोशिश की जा रही थी। प्रशासनिक तौर पर गड़बड़ी का आरोप यदि कांग्रेस लगाती है तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भी देखना चाहिए कि सामाजिक समीकरण कैसे बिठाए जा रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़ा रणनीति का जो है वो शस्त्र बनता चला जा रहा है हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल। तो शहरिया आदिवासियों का उभरता हुआ जो है प्रदेश का सबसे बड़ा नेता जो मुकेश मल्होत्रा जो है उसकी नेतागिरी समाप्त करने के लिए शहरिया वर्सेस आल वहां पे कर दिया गया है और वो एक तरह से सफल होता नजर आ रहा है। सही बात तो ये है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है, इसका जो है वो प्रमाण तो जो है किसकी नीतियां सही हैं इसका प्रमाण तो चुनाव के रिजल्ट ही देते हैं। ये बात तो सही है, बिल्कुल, लेकिन जिक्र सब चीजों का होता है और कहीं ना कहीं वो लौट कर भी आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। चूंकि वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की बुधनी जो सीट है वहां पर काफी डूबी, यहां पर उलटफेर देखने को मिल रहा है और यह उलटफेर क्या रंग लाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद पुनः हम आएंगे और आप चुनावी अपडेट से आपको हमेशा अपडेट करते रहेंगे। मेहमानों से बातचीत होगी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।